नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है कलाम का जो है मेजर टेस्ट 3 देख रहे थे और आज हम जो है इससे जो है क्वेश्चन नंबर 51 से आगे के देखेंगे सेकंड ग्रेड पेपर 1 के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, आज सारे पॉलिटिकल के क्वेश्चन आएंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। और एक बात बता दूं मैं आपको, पॉलिटी सबसे हार्ड आती है, बाकी सब चीजें इजी आएगी। अगर पॉलिटी में अच्छा स्कोर कर लिया ना आपने, अगर पॉलिटी में आपने जो क्वेश्चन आएंगे उनका 60% भी सोल्व कर लिया ना, तो बहुत जो है आप आगे चले जाओगे। ठीक है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त अंतःकरण की स्वतंत्रता में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। सबसे पहले धर्म को मानने का अधिकार है, बिल्कुल है। धर्म का प्रसार करने का है, बिल्कुल है। धर्मानुसार आचरण करने का अधिकार है, बिल्कुल है। लेकिन धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार नहीं है। नोट कर लेना अलग से कि धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार नहीं है और एक धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। धर्म परिवर्तन करने का भी अधिकार नहीं है। धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इस पर अप्रत्यक्ष रूप से जो है क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। कोई भी नागरिक जो है धर्म परिवर्तित नहीं करेगा। तो जो है भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 25 है उसमें धर्म को मानने का, धर्म का प्रसार करने का, धर्मानुसार आचरण करने का अधिकार है, लेकिन धार्मिक प्रबंधन करने का और अप्रत्यक्ष रूप से जो है इस पर भी रोक है कि धर्म परिवर्तन नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52वां क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान की नियम समिति में शामिल एकमात्र महिला सदस्य कौन थी। ठीक है, सबसे पहले जो संविधान की नियम समिति है इसको कहते हैं कार्य संचालन एवं नियम समिति। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे इनके अध्यक्ष। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें एकमात्र महिला सदस्य कौन थी, तो नाम याद रख लेना आप, दुर्गाबाई। ठीक है, संविधान सभा की जो संविधान की नियम समिति है उसमें शामिल एकमात्र महिला सदस्य थी दुर्गाबाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53वां क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान में शामिल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो शब्द है और ये जो प्रक्रिया है आपकी, ये कहां से ली गई है, तो उत्तर होगा आपका जापान के संविधान से। आपको ये चीजें भी एकदम अच्छे से याद कर लेनी है। लगभग एक क्वेश्चन बनता है कि आयरलैंड से क्या लिया, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया, कनाडा से क्या लिया, यूएसए से क्या लिया, ब्रिटिश से क्या लिया, और कुछ शब्द है जैसे जो अखंडता वगैरह, वो सारे कहां से लिए। तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो आपकी कहां से ली गई है, जापान के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। एक मिनट, 54वां क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। 54वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का जो है चयन करें। ठीक, सबसे पहली बात तो कि मूल जो संविधान है उसमें भाग 9 में डी श्रेणी के राज्यों के शासन का प्रावधान था, बिल्कुल सही है। भाग 9 वर्तमान में है ही नहीं। ठीक है, भाग 9 वर्तमान में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1956, उसके द्वारा भाग 9 को निरस्त कर दिया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब कई बोलेंगे आप में से कि सर भाग 9 तो है पंचायतों से संबंधित, तो भाग 9 नहीं है, वो भाग 9A है। ठीक है, वो क्या है, भाग 9A है। कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था, उसमें भी आप बहुत कमेंट कर रहे थे, थोड़ा सा शब्दों को देखें आप। मैंने कल बताया था अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये बताया था, और इसका मैंने उत्तर बताया था आपको 18 दिसंबर। कितना? 18 दिसंबर। फिर देखो कमेंट्स की इतनी लाइन लगी कि है ना, सब बोल रहे 9 जनवरी 9 जनवरी। 9 जनवरी को जो आता है ना वो आता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्या आता है? प्रवासी भारतीय दिवस आता है 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस, दोनों में अंतर देखो आप, प्रवासी भारतीय दिवस आता है 9 जनवरी को, तो दोनों में अंतर है। थोड़ा सा क्लियर करें आप, शब्दों को देखें। ठीक है, कमेंट करते हो आप, बहुत अच्छी बात है। गलतियां जो भी हो ना आप कमेंट जरूर करें ताकि हम सुधार सके। कई बार गलत बता दिया जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा शब्दों को पहले पूरा परखें, फिर देखें कि सही गलत क्या हो सकता है। इससे फिर आप ऐसे ही तो एग्जाम में कंफ्यूज होते हो। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस बताया था मैंने 18 दिसंबर को, और कमेंट करेंगे सर वो तो 9 जनवरी को आता है, आपने गलत बता दिया। तो मैं बता दूं प्रवासी भारतीय दिवस आता है 9 जनवरी को, दोनों अलग चीजें। ठीक है, तो यही मैं बता रहा हूं कि भाग 9 वर्तमान में जो भारत का संविधान है उसमें है ही नहीं, मूल संविधान में था। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि 7वां जो संविधान संशोधन 1956 हुआ था उसमें इसको हटा दिया गया था। ठीक है, और ये किससे संबंधित था? डी श्रेणी के राज्यों के ऊपर शासन से जो है संबंधित था। वर्तमान में 9A है, जिसमें जो है आपके किससे, पंचायतों से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये ध्यान रखना, 9 और 9A में अंतर होता है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही सही है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 व 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55।
55वां क्वेश्चन बोल रहा है संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल अधिकार था वर्तमान में किसके अंतर्गत एक विधिक अधिकार है। तो आपको पता है संपत्ति का अधिकार पहले 7 मूल अधिकार होते थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसको जो है बाद में हटा दिया गया और इसको जो है किस विधिक अधिकार, जो है इसको विधिक मतलब कानूनी अधिकार बना दिया। एक मिनट, कौन सा अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार। ठीक है, और ये कौन से भाग में? तो देखो मूल अधिकार आपके कौन से भाग में होते हैं? ठीक है, तो जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले क्या था? एक मौलिक अधिकार था और वर्तमान में ये क्या है? कि कानूनी या विधिक अधिकार है। ठीक है, इसको जो है आपका 44वां संविधान संशोधन, इधर लिख देता हूं, 44वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? आपका 1978 में, उसके तहत हटाया गया था। ठीक है, और उस समय ये कौन से नंबर का, जो कौन से अनुच्छेद में था? तो अनुच्छेद 31 में था। और वर्तमान में ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300A में, अनुच्छेद 300A में है वर्तमान में, और ये भाग 12 में है। ठीक है, पहले किस में था? मौलिक अधिकार वाले में। मौलिक अधिकार कौन से में? भाग 3 में। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। ठीक है, तो पहले ये भाग 3 में था, भाग 12 में है, और पहले अनुच्छेद 31 में था और अब अनुच्छेद 300A में है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन। ज्यादातर कंफ्यूजन कहां होता है कि 42वां या 44वां, तो ध्यान रखना 44वें के तहत हटाया गया था, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56वां क्वेश्चन बोल रहा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर लगाए गए युक्तियुक्त प्रतिबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको जो है इसमें से जो है सत्य कथन बताना है। तो कई बार क्या है, अपन जल्दबाजी कर जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, एग्जाम हॉल में तो अपना माइंड वैसे भी जो है 20% काम नहीं करता। तो थोड़ा सा मैं वापस देखो, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर लगाए गए युक्तियुक्त प्रतिबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो ये चारों ही जो है इसमें सही है, चारों ही सही है, चारों ही सही उत्तर माने जाएंगे। लेकिन बात यहां हो रही है उपरोक्त में से कौन सा प्रतिबंध 16वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये एक लाइन देखो, ये भूल जाते हैं अपन कई बार। मतलब जो है आप अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर लोक व्यवस्था, भारत की प्रभुता और अखंडता, अपराध उद्दीपन और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के संबंध, तीन चारों कारणों से ही प्रतिबंध लगा सकते हो। लेकिन बात हो रही है कि 16वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी चीज जोड़ी गई। बाकी तो सब मूल अधिकार में पहले से ही थे, सॉरी मूल संविधान में पहले से ही थे। तो कौन सी जो है 16वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, केवल 2। ठीक है, ये जो है ना भारत की प्रभुता और अखंडता, कौन सी? भारत की प्रभुता व अखंडता, ये जो शब्द है ये जो है किसमें, कौन से जो है किसमें? अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें जो है कौन सा शब्द जोड़ा गया 16वें संविधान संशोधन द्वारा? कि भारत की प्रभुता और अखंडता पर जो है, अखंडता को ध्यान में रखते हुए जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, मूल अधिकारों के संबंध में किसकी अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया? तो आपको बता दूं कि मूल अधिकारों की जो समिति थी ना उसके जो है ना अध्यक्ष थे, उसको जो पूरा नाम मैं बता देता हूं, मौलिक, ये यहां पर उप समिति की बात हो रही है, समिति की बता रहा हूं मैं पहले। मौलिक अधिकार सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति, और इसके अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल। ठीक है, कौन थे? सरदार पटेल। लेकिन यहां पर बात हो रही है उप मौलिक अधिकारों के जो एक मतलब उप समिति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो मौलिक अधिकारों की उप समिति थे ना इसके अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मूल अधिकारों के संबंध में जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया था। और मौलिक अधिकार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58वां क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता यानी कि समानता हो गई एक प्रकार से, क्या? समानता, समानता के अधिकार का अपवाद है। समानता का अधिकार क्या कहता है? कि समस्त नागरिकों को और जो है हर प्रकार के जो भी है मूल निवास, जाति, लिंग, इनके आधार पर जो है सभी को समानता दी जाएगी। कानून के संबंध भी समान कानून के जो है सामने भी सब समान रहेंगे और सभी को जो है समानता के साथ तोला जाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद कौन सा है? तो देखो अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है वो जान लेते हैं पहले। अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है? कि जो राज्य है, राज्य महिला व बच्चों के लिए, महिलाओं व बच्चों के लिए, महिलाओं व बच्चों के लिए, महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। तो अगर आप महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर रहे हो इसका मतलब क्या हो गया? समानता तो है ही नहीं, पुरुष कहां जाएंगे? तो ये जो है क्या हो गया? समानता के जो अधिकार का क्या हो गया? अपोजिट हो गया या अपवाद हो गया, ध्यान रखें। ठीक है, भारतीय संविधान समानता को मानता है कि सभी नागरिक जो है एक समान है, लेकिन अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो अगर विशेष प्रावधान कर सकता है तो फिर जो है ये तो समानता के जो अधिकार या समता के अधिकार का क्या हो गया?
उल्लंघन हो गया। ठीक है, और आपका 16(2) क्या कहता है? 16(2) कहता है कि नियुक्ति व रोजगार में राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है इसमें। तो ये तो बात सही है कि नियुक्ति व रोजगार में भेदभाव नहीं करेगा, तो ये तो समानता का अधिकार का बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 15 जो है व्यापक रूप से जो है पूरा समानता के अधिकार पर बहस है, और 18A भी जो है समानता के अधिकार पर है। लेकिन जो है अनुच्छेद 15(3) समानता का है, ये सब पर समान लागू होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 15(3) जो सभी पर समान लागू नहीं होते, सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए प्रावधान का जिक्र है, मतलब पुरुषों के लिए कोई भी बात नहीं कही गई है, तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में प्राथमिकता दी जा सकती है? ठीक है, किस जो है संविधान संशोधन के द्वारा लोक नियोजन में प्राथमिकता दी जा सकती है? ठीक है, जैसे अपने लोक नियोजन मतलब क्या हो गया? एक प्रकार से सरकारी सेवाएं और जो अपने कार्य हैं उनमें जो है किस जो संविधान संशोधन के द्वारा निवास स्थान के आधार पर जो है क्या दी जा सकती है? प्राथमिकता दी जा सकती है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 98वां संविधान संशोधन। इंपोर्टेंट बनता है, किस संविधान संशोधन द्वारा निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में प्राथमिकता दी जा सकती है? तो 98वां संविधान संशोधन। आपने जैसे टीएसपी एरिया ना अपने, उनको जो है उनके जो निवास स्थान है उसके आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दी जाती है ना, अलग से होता है ना उनका, तो वैसे ही बात है कि निवास के आधार पर लोक नियोजन में प्राथमिकता किस संविधान संशोधन की देन है? तो 98वें संविधान संशोधन की देन है। क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो देखो, नागरिकों को सिर्फ और सिर्फ कितने अधिकार प्राप्त हैं वो मैं आपको लिख देता हूं। अनुच्छेद है, वो कौन कौन से अनुच्छेद सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है? तो देखो, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये जो है ना 5 अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीयों को ही प्राप्त है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। कौन कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ठीक है, तो अब देखो बात आ रही है अनुच्छेद 15 की। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव निषेध है। ठीक है, भेदभाव निषेध होता है इसमें। ठीक है, भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? इसमें यह क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव क्या है? निषेध है, और राज्य किसी भी नागरिक के साथ जो है इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? 16 कहता है कि जो सार्वजनिक रोजगार है, जो सार्वजनिक रोजगार को संविधान की भाषा में कहते हैं लोक नियोजन। लोक नियोजन में समानता, किसमें? लोक नियोजन में समानता, मतलब जो है सार्वजनिक रोजगार में सबको समान अवसर मिले, तो ये रहा देखो लोक नियोजन की समानता, तो ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है। फिर देखो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? 19 आपका कहता है कि जो आपके 6 मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण दिया गया है, इसमें कौन कौन से वाक हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, बिना हथियार के शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, तो ये सारे के सारे जो है ना आपके अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो गया? ये भी सिर्फ और सिर्फ किसको? नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृति का जो है संरक्षण जो है इसमें किसका? अल्पसंख्यकों का। अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो अपनी भाषा, लिपि इनके लिए बचा सकते हैं, तो ये अल्पसंख्यकों वाला किसमें हो गया? अनुच्छेद 29 में हो गया। तो ये भी क्या है? सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, फिर है आपका अनुच्छेद 30, ये क्या कहता है? शिक्षण संस्थानों के बारे में। किसके बारे में? शिक्षण संस्थानों के बारे में। जो अल्पसंख्यक है वो अपने शिक्षण संस्थान जो है बना सकते हैं, तो ये शिक्षण संस्थानों वाला क्या हो गया? अनुच्छेद 30। तो बचा कौन सा? विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 में आता ही है। और 14 जो है केवल नागरिकों को नहीं प्राप्त, साथ में विदेशियों को। देखो, एक तो होता है व्यक्ति को प्राप्त, कई बार ऐसा लिखता है ना व्यक्ति को प्राप्त मौलिक अधिकार, तो व्यक्ति का मतलब हो गया कि भारत का भी नागरिक हो सकता है, नागरिक तो होना ही है भारत का, प्लस विदेशी भी हो सकता है। लेकिन ये जो 5 अनुच्छेद है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसको है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसके अलावा पूरा संविधान विदेशियों को भी जो है समान रूप से प्राप्त है। ठीक है, मौलिक अधिकार में बता रहा हूं, मौलिक अधिकार में सिर्फ ये जो इतने मौलिक अधिकार है वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को। इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार बच जाते हैं वो जो है व्यक्ति को है, मतलब व्यक्ति मतलब कि अगर कोई विदेशी भी है ना उसको भी वो मौलिक अधिकार है, अगर वो भारत में आ रहा है तो। ठीक है, तो ये जो है 5 आपको याद रखना है, 15, 16, 19, 29, 30, ये जो है सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 14वां अनुच्छेद जो है लिस्ट में है ही नहीं, इसका मतलब ये विदेशियों को भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61वां क्वेश्चन बोल रहा है
आपको सही सुमेलित करना है, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ऊपर वाले का वैसे कोई रोल नहीं है। इधर आपके क्या दिया हुआ है, मौलिक अधिकार, और इधर दिया हुआ है आपके अनुच्छेद, ठीक है। और इनको जो है सही सुमेलित करना है। सबसे पहले छुआछूत का उन्मूलन, या हम कह सकते हैं इसका अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, अस्पृश्यता, जिसको कहते हैं छुआछूत। तो ये तो बिल्कुल सामने ही जो है मिल गया। फिर है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है आपका अनुच्छेद 21A या 21K भी कह सकते हो, हिंदी में बोले तो 21 है। और ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो ये हो गया 21K। प्राथमिक शिक्षा का मतलब कक्षा 1 से 8 तक की, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को। फिर है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का जो निषेध है वो किसमें, अनुच्छेद 28 में, ठीक है। और अभी जो है देखो ये पढ़कर आए अपनी भाषा व लिपि संस्कृति इसके संरक्षण का, अभी ऊपर पढ़कर आए अनुच्छेद 29, ठीक है। तो ये इसके सामने हो गया। तो ये हो गया आपका छुआछूत उन्मूलन अनुच्छेद 17, प्राथमिक शिक्षा का अनुच्छेद 21 के, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध 28 के तहत, और अपनी लिपि और संस्कृति को संरक्षण या बचाए रखने का अधिकार है अनुच्छेद 29 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62वां क्वेश्चन बोल रहा है मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताएं। क्या बताना है आपको, सत्य कथन। तो सबसे पहले शंकरी प्रसाद वाद में कहा कि संसद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन नहीं कर सकती, तो ये बात गलत है। ये कहा गया किसमें, देखो वर्तमान, पहले क्या था कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन एक वाद आया एक वाद का मतलब होता है कोर्ट केस, एक केस आया जिसमें जो है ये कहा गया कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, और वर्तमान में मौलिक अधिकार संशोधन योग्य नहीं है। ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो ये जो है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, पंजाब राज्य, ठीक है। ध्यान रखना, गोलकनाथवाद में कहा गया कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, ठीक है। फिर गोलकनाथवाद में कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, तो ये तो ऊपर ही देख लिया नहीं कर सकती, तो ये दोनों ही गलत हो गए, ठीक है। फिर बचा क्या, सज्जन सिंह वाद में कहा कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है, यह सही है। गोलकनाथवाद में तो क्या बोला कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, सज्जन सिंह वाद में बोला कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। तो दोनों अपोजिट है लेकिन दोनों ही सही हैं, तो उत्तर हो जाएगा केवल 3। कौन सा, केवल 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में बोल रहा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने और इसकी रक्षा करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें। तो अपन ने जो है भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ा होगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और ऐसा एकता, अखंडता, ये सारे शब्द आते हैं उसमें, ठीक है। ये सारे के सारे शब्द आते हैं किसमें, प्रस्तावना में। लेकिन बात ये पूरे जो वाक्य की हो रही है कि यहां से जो वाक्य है ना और यहां तक, ये किस में आता है, तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने और इसकी सुरक्षा करने का प्रावधान जो है ना आपका, ये प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना ये नहीं कहती है कि आप जो है संपूर्ण जो है एकता, अखंडता जो है इसको जो है अक्षुण्ण रखो, ठीक। एक मिनट देखो, प्रस्तावना में जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये शब्दों का उल्लेख है। प्रस्तावना ये नहीं कहती कि जो पूरी लाइन है ना, ये नहीं कहती है प्रस्तावना कहती है, जिसको उद्देशिका भी कहते हैं, ये संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये शब्द जो जरूर उल्लेखित है उसमें, लेकिन ये नहीं कहती कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने और उसकी जो है रक्षा करने का जो है प्रावधान किया जाएगा। तो ये बात कौन कहता है, तो ये बात आपके कहते हैं मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य में जो है कौन सा मौलिक कर्तव्य ये बात कहता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये देखो, वैसे तो मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में है, और 51A का जो है ये तीसरा मौलिक कर्तव्य, कौन सा, तीसरा मौलिक कर्तव्य, यहां हम कह सकते हैं सी, कौन सा, सी फॉर संप्रभुता, ठीक है। तो प्रस्तावना में ये नहीं है, प्रस्तावना ये कहती है कि संप्रभुता, एकता, अखंडता ये शब्द आते हैं उसमें, बाकी जो है मौलिक कर्तव्य में जो है ये उल्लेखित है। और कौन से मौलिक कर्तव्य में, तीसरे में या सी में। अगला क्वेश्चन बोल, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है कि इनमें अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है, इनमें जो है अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है, तो गलत बात है। क्यों, क्योंकि जो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, क्या, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976, उसमें ये जोड़े गए थे, ठीक है। तो ये तो इस टाइम तो ये जोड़े गए थे, तो ये संशोधन नहीं मान सकते, इसमें क्या ये जोड़े गए थे। फिर इनमें जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक जो है संशोधन किया गया और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, क्योंकि पहले कितने थे, 10 थे,
किस टाइम? 42वें संविधान संशोधन के टाइम। तो ये जो है खुद संशोधन नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें तो ये जुड़े थे। फिर जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें एक और जुड़ा और ये संशोधन हुआ, 10 से क्या हो गए? 11 हो गए। तो 2 बार नहीं, जो है अब तक सिर्फ एक बार ही जो है क्या हो चुका है, मतलब संशोधन हुआ है। ठीक है। फिर है इसमें उल्लेखित सामाजिक संस्कृति का आधार भाषा और साहित्य, तो बिल्कुल सही है। ध्यान रखना कि इसमें उल्लेखित जो सामाजिक संस्कृति नाम है उसका आधार जो है भाषा और साहित्य से, तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है इसमें, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा एक मौलिक कर्तव्य पूछा है। सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना मौलिक कर्तव्य में नहीं है। करों का भुगतान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। ज्ञानार्जन व सुधार की भावना। अब अपने को लगता क्या है कि यार ये भी नहीं है, लेकिन मजे की बात है कि यही है उत्तर इसका। ठीक है, कैसे है ये मैं बता देता हूं आपको। इसके साथ एक और शब्द है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कौन सा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसी में सम्मिलित है। तो ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, और ये आपके जो है किसमें है? मौलिक कर्तव्य में वर्णित है। और कौन से मौलिक कर्तव्य में? 8वें मौलिक कर्तव्य में। 8वां मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, 8वां जो है 51A का 8वां, उसमें ये वर्णित है। ठीक है, तो आध्यात्मिक जो है उन्नयन है वो भी इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। फिर जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 66। 66वां क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों में मानव दुर्व्यापार एवं बेगार से संबंधित अधिकार में मानव दुर्व्यापार में किसे शामिल किया गया है? ठीक है, संविधान के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों में मानव दुर्व्यापार एवं बेगार से संबंधित अधिकार में मानव दुर्व्यापार में किसे शामिल किया गया है? तो सबसे पहले पुरुष व महिला व बच्चों की वस्तुओं की भांति खरीद बिक्री को क्या है? निषेध किया गया है, तो बिल्कुल सही है। फिर देवदासी व दास प्रथा को निषेध किया गया है, तो बिल्कुल सही है। महिला व बच्चों का नैतिक महिला एवं जो बच्चे हैं उनका नैतिक दुर्व्यापार है, उनको जो है निषेध नहीं किया गया है, ऐसा जो उल्लेख नहीं है। ठीक है, वापस ध्यान रखना, जो है संविधान के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों में मानव दुर्व्यापार एवं बेगार से संबंधित जो अधिकार है उसमें मानव दुर्व्यापार में जो है पुरुष महिला एवं बच्चों की वस्तु की भांति खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। देवदासी व दास प्रथा पर बैन है, लेकिन महिला एवं बच्चों का जो नैतिक दुर्व्यापार है उसका जो उल्लेख नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन में शामिल नहीं होगा। तो केवल 1 व 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 व 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67वां क्वेश्चन बोल रहा है मूल कर्तव्यों से संबंधित स्वर्ण सिंह समिति में कौन शामिल था? तो देखो इसमें देखो 12 सदस्य थे। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में जोड़ा गया, और ये पहले भी मैं आपको क्लियर कर चुका। और इन 12 सदस्यों की लिस्ट मैंने डाली कि टेलीग्राम ग्रुप में, जो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाकर जुड़िए और वहां पर देख सकते हो। ठीक है, इसमें फ्रैंक एंथनी शामिल नहीं थे, बाकी ये तीनों शामिल थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4। इसको डिटेल से जानने का कोई फायदा नहीं है। ध्यान ये रखना है कि 12 सदस्य थे और अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, तो ये क्यों नहीं देख सकते अपन? क्योंकि 12 सदस्यों के नाम बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68वां क्वेश्चन बोल रहा है किस विद्वान के अनुसार नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच संघर्ष को बढ़ावा देते हैं? अच्छी परिभाषा या कथन है कि किस विद्वान के अनुसार नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा आपके, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केसी व्हीलर। ठीक है, केसी व्हीलर का कहना है कि जो है कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच में संघर्ष को बढ़ावा देते हैं कौन? नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है समाजवादी सिद्धांतों में शामिल नहीं है? अलग से नोट कर लेना, डायरेक्ट याद रख लेना। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व समाजवादी सिद्धांतों में शामिल नहीं है? कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति श्रम से संरक्षण, बिल्कुल ये जो समाजवादी सिद्धांतों में वर्णित है। काम की न्याय संगत और मनोचित नहीं है, मानवोचित। ठीक है, दशाएं उपलब्ध कराना, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराना, तो ये भी शामिल किया गया है। जनजाति व कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देना, यह शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखना, समाजवादी सिद्धांतों में जो कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति श्रम से संरक्षण को शामिल किया गया है। क्या काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं जो है उपलब्ध कराना जो है शामिल किया गया है, लेकिन जनजाति वाला शामिल नहीं किया गया। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। गरीबों को निःशुल्क एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराना शामिल किया गया है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व के जो समाजवादी सिद्धांत है उसमें जनजाति व कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों का प्रोत्साहन नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70।
17 ये सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सबसे पहला अनुच्छेद जो है इधर दिए हुए हैं और इधर विषय दिए हुए हैं। अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 43B जो है वो किससे संबंधित है वो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले देखो जो 43B है ना आपका, एक मिनट, ये किस संविधान, देखो इधर आपको जो है, एक मिनट, अनुच्छेद 43B है आपका सहकारिता से संबंधित, और ये आपका जो है 97वें संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत शामिल किया गया। किसके तहत? तो सहकारिता को ध्यान रखना, सहकारिता के अंतर्गत जो है 97वें संविधान संशोधन 2011 आता है, और ये हो गया सहकारी समितियों की स्थापना से संबंधित। अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 48A आपका जो है कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, ठीक है। और 48 जो ए है वो आपके पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण तथा वन्य और वन्य जीव से संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 38(2). 38(2) आपको पता है 38 तो पूरा का पूरा आर्थिक जो है समानता पर आधारित है, तो राज्य आय की असमानता कम करेगा, तो ये सामने ही इसका हो गया। फिर अनुच्छेद 36 बोला राज्य की परिभाषा, तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 36 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। तो 43B 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समितियों की स्थापना से संबंधित, 48A 42वें संविधान संशोधन 1976 और पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 38 जो 2 है वो आपके राज्य जो है क्या करेगा? आय की असमानता को कम करेगा। और अनुच्छेद 36 क्या बोल रहा है? राज्य की परिभाषा से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट बनता है, राज्य की परिभाषा वाला, ठीक है। अनुच्छेद 36। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेदों में किस अनुच्छेद में दुर्बल वर्गों का उल्लेख है? दुर्बल वर्गों का उल्लेख किस में है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 46, ठीक है। 46 में क्या कहता है कि जो दुर्बल वर्ग है, ठीक है, दुर्बल वर्ग के शिक्षा व आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर प्रावधान होगा। हितों का प्रावधान राज्य क्या करेगा? अनुच्छेद 46 कहता है कि दुर्बल वर्ग हैं उनके शिक्षा व आर्थिक हितों का प्रावधान कौन करेगा? उनकी समानता का प्रावधान कौन करेगा? राज्य करेगा। तो ये अनुच्छेद 46 में जो है वर्णित है, ध्यान रखना। 50-50 में कौन से हैं? अनुच्छेद 50 में जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है, ध्यान रखना। ये सारे मैं बता चुका वैसे भी पहले। तो राज्य के नीति निर्देशक संबंधित अनुच्छेदों में जो है दुर्बल वर्गों से संबंधित है आपका अनुच्छेद 46, जो शिक्षा और उसके आर्थिक हितों का प्रावधान के संबंध में बात करता है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 72वां क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है। सबसे पहले, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। तो बिल्कुल सही है, जो पोषाहार व जीवन स्तर है उसमें सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। और ये किस में वर्णित है? अनुच्छेद 47 में वर्णित है। कौन से अनुच्छेद में? 47 में, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व शासन के मूल अधिकार व तथा उसे लागू करने राज्य के कर्तव्य हैं। बिल्कुल, नीति निर्देशक तत्व शासन के मूल आधार हैं और इसको लागू करना राज्य का कर्तव्य है, बिल्कुल, ठीक है। ये क्या है? राज्य को बताए गए हैं। जो देश मान लो कि जो भी सरकार आपकी, अगर राज्य सूची का विषय तो राज्य का मतलब राज्य से हो गया, और अगर केंद्र का विषय तो राज्य का मतलब हो गया केंद्र से, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व है ना शासन के मूल अधिकार हैं, मूल आधार हैं, तथा इसको लागू करना जो है राज्य का कर्तव्य है। लेकिन कर्तव्य का मतलब यह है कि राज्य अपने पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन्हें लागू करेगा। जरूरी नहीं है कि हर मौलिक कर्तव्य वो लागू जरूरी नहीं है कि हर नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाए, लेकिन राज्य के पास अगर उपलब्ध संसाधन है तो उस जो है राज्य जो है इनका ये कर्तव्य बनता है कि वो नीति निर्देशक तत्वों को क्या करें? लागू करें। फिर नीति निर्देशक तत्वों द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, तो गलत। जो है राजनीतिक लोकतंत्र की यहाँ पर जो है कोई भी बात नहीं आती, यहाँ पर आती है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की। किसकी? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की। तो ऑप्शन 1 व 2 सही हो गया। कौन सा? 1 व 2। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 व 2। अगला क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन से संबंधित संविधान संशोधन संस्था के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करना है अपने को, थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं इसको। सबसे पहला 73वां 74वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 40 का क्रियान्वयन किया गया, बिल्कुल सही है। 73वां 74वां जो संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 40 जो पंचायतों से संबंधित है, और ये 73वां 74वां भी जो है जो आपका तीसरा निकाय है, पंचायतें और नगर पालिकाएं, उनसे संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। तो सही पूछा था तो पहला ही सही हो गया। बाकी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसकी स्थापना अनुच्छेद जो है किसके तहत हुई? 21 जो है ए के तहत हुई थी, 21 के तहत हुई थी। किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। फिर भूमि अधिग्रहण कानून, इसमें जो है बहुत सारे अनुच्छेदों का जो है ये क्या है? जो है क्रियान्वयन है, लेकिन अनुच्छेद 39 का इससे कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद जो 39 है वो
आर्थिक समानता की बात करता है, ठीक है, तो ये इससे संबंधित है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना अनुच्छेद 45 के तहत, तो 45 तो जो है 6 वर्ष से कम जो बालक या बालिकाएं हैं या 6 वर्ष से कम जो आयु के बच्चे हैं उनकी शिक्षा से संबंधित है। किससे? शिक्षा से। तो इसका पुरातत्व सर्वेक्षण से कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74वां क्वेश्चन बोला है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के तहत निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? सबसे पहले धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, तो ऊपर बात कर चुके कि धर्म परिवर्तन जो है नहीं कर सकते आप, तो ये जो है पहला ही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी है जंगम और स्थावर संपत्ति अर्जित करने का, बिल्कुल कोई भी जो धार्मिक संस्था है वो जो है संपत्ति अर्जित कर सकती है। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार, बिल्कुल हर धर्म को जो है धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। विधि अनुसार धार्मिक संपत्ति का प्रशासक करने का अधिकार, प्रशासन करने का मतलब अपने कानून बना सकती है वो अपनी संपत्ति के लिए, लेकिन धर्म परिवर्तन का जो अधिकार इसमें शामिल नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहला, गांधी जी ने अनुसुईया बेन के साथ मिलकर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, बिल्कुल। और ये पिछली क्लास में अपने क्लियर भी कर चुके हैं कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन गांधी जी ने किसके साथ मिलकर बनाया? अनुसुईया बेन के साथ। फिर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह मिल मजदूरों के मुद्दे पर किया, गलत। कहां पर किया? चंपारण में, ठीक है। और मिल मजदूर कहां हुआ था? अहमदाबाद में, तो ये गलत हो गया। फिर आजादी के समय गांधी जी कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे, तो बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। आजादी के समय जो है गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, सक्रिय सदस्य नहीं थे। तो इसमें सिर्फ एक सही होगा कि गांधी जी ने अनुसुईया बेन के साथ मिलकर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो केवल एक सही हो जाएगा। तो ये आपके जो है पूरे जो है क्वेश्चन हो चुके हैं आज के 25, और अगले क्वेश्चन हम जीवा स्टडी पर देखेंगे अगली क्लास में। तब तक आप बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।